नमस्कार मित्रों। हाँ, स्वागत है आपका आज के वित्तीय स्वतंत्रता के इस एपिसोड में। आज हम लोग बात करेंगे इन चीज़ों में, इन चार चीज़ों पे। पहला चीज़ है कि रेखा चित्र क्या है। रेखा चित्र मतलब आपने सुना होगा लाइन चार्ट्स क्या होते हैं, तो हम पहले जानेंगे कि रेखा चित्र क्या होते हैं, उसको कैसे बनाया जाता है। और दूसरा होगा कि औसत क्या है, एवरेजेस क्या है। मूविंग एवरेजेस आपने काफी बार टीवी पे सुना होगा कि मूविंग एवरेजेस की यहाँ है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, दो 500 के नीचे है, वैसा। तो आज हम जानेंगे कि मूविंग एवरेजेस या औसत रेखा क्या होती है। फिर हम जानेंगे कि औसत रेखा और जो प्राइस एक्शन है उसको मिला के हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। और चौथा है कैंडल स्टिक, मतलब मोमबत्ती का चित्र क्या होता है, चार्टिंग कैसे होती है, और उसको हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो आज का एपिसोड है और जो हम करेंगे आगे आने वाले दिनों में 10 एपिसोड तक करेंगे, तो उसका एक ही पर्पस होगा। क्योंकि कोई भी अगर स्टॉक मार्केट में है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम ये सब चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्यों पढ़ रहे हैं, हम वो चार्ट को पढ़ना क्यों सीख रहे हैं। क्योंकि हमें स्टॉक मार्केट में सिर्फ दो अ, उत्तर चाहिए, दो आंसर्स चाहिए। एक, स्टॉक कब खरीदना है, और दूसरा, स्टॉक कब बेचना है। यही दो प्रश्न होते हैं हर कोई। मतलब कौन सा खरीदना है वो भी एक तीसरा प्रश्न होता है, पर एक बार आपको कोई बता दे कि ये स्टॉक खरीदना है, तो उसके बाद फिर ये दो ही प्रश्न होते हैं कि कब खरीदना है, और खरीद लिया तो कब बेचना है। इस तीन उत्तरों के, या इन तीन प्रश्नों के उत्तर के लिए ही हमें ये सब सीखना पड़ता है, पूरा टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ता है। तो ये हमारा उद्देश्य है, सीखने के लिए ये हमारा पर्पस है, हम क्यों सीख रहे हैं और इसको हमें यूज कैसे करना है। तो कनेक्ट बैठ गया कि हम क्यों सीख रहे हैं और इसका क्या फायदा होगा। ये सीखने का क्या फायदा होगा, ये सीखने से हमको दो प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे कि कब खरीदना है शेयर और कब बेचना है शेयर, बस यही है। आगे बढ़े हम उसके पहले, ये तीन वेबसाइट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली ये इंग्लिश में ही हैं, तो अब हम कुछ कर नहीं सकते उसका। तो मेरा एक अंदाजा है कि सभी को कम से कम इतनी इंग्लिश तो आती है। तो मैं सबसे एक अनुरोध कर दूंगा कि ये वेबसाइट्स को नोट कर लें। आप अगर चाहें तो मैं ये तीनों वेबसाइट्स के नाम यहाँ पे चैट में वो टाइप करके पेस्ट कर रहा हूँ। तो इन वेबसाइट्स पे आप फ्री अकाउंट खोल लें। इसमें एनएससी इंडिया में फ्री अकाउंट की जरूरत नहीं है, tradingview.com में फ्री अकाउंट खोल लें। पेड अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। आप अगले 6 8 1 साल में तक फ्री अकाउंट यूज करके देखें, आपको अगर अच्छा लगता है तो फिर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वही screener.in में भी अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, यूज कीजिए, 1 साल के बाद अगर पसंद आए तो अकाउंट खोलिए। और मुझे इन किसी भी वेबसाइट से एक पैसा भी नहीं मिल रहा है, ये मान के चलिए। ठीक है, ये एक उपयोगी वेबसाइट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि रेखा चित्र या लाइन चार्ट क्या होते हैं। लाइन चार्ट को रेखा चित्र ही बोलेंगे ना, मतलब कोई और सजेशन है किसी के पास? क्योंकि मैं भी इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ अभी। मेरी उतनी फ्लुएंसी हुई नहीं है हिंदी में, बट मैं भी ट्रांसलेट करके थोड़ा काम चला रहा हूँ। तो कोई और दूसरा शब्द है, कोई अनम्यूट करके बताना चाहते हैं? लाइन चार्ट या लाइन चार्ट कह सकता हूँ, या रेखा चित्र कहूँ, क्या कहेंगे हम? थोड़ा सा एक इनपुट चाहूंगा किसी से। कोई भी अनम्यूट करके अच्छा, अनम्यूट नहीं कर सकते क्या आप लोग? ओके, सॉरी। हाँ, अब आप लोग कर सकते हैं अनम्यूट, क्योंकि हम 12 लोग ही हैं, तो अनम्यूट करके उत्तर देके या फिर आप म्यूट कर लीजिए। तो अब आप कर सकते हैं अगर आप अनम्यूट करना चाहें तो लाइन चार्ट को हम, लाइन चार्ट सब समझते हैं, रेखा चित्र हाँ हम सर। कैसे करें? लाइन चार्ट। लाइन चार्ट कंफर्टेबल रहेगा सबको? हाँ जी। ओके। तो अगर लगे कि लाइन चार्ट क्या है, रेखा चित्र, लाइन चार्ट, हम साथ में चलते रहेंगे।
थोड़ा सा मैं भी अंदाजा लगा रहा हूँ कि कितनी इंग्लिश और कितनी हिंदी को मिक्स करूं ताकि सबको समझ में आए। तो लाइन चार्ट जो है, लाइन चार्ट कैसे बनाते हैं पहले। तो लाइन चार्ट के लिए अगर हम पहला जाएं, पहले हम चलते हैं एनएससी वेबसाइट पे। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है। ये वेबसाइट सबको होनी चाहिए, nscindia.com है। ये वेबसाइट आपको यूज करते आनी चाहिए, धीरे धीरे आप उसको देखते देखते समझ जाएंगे कैसे यूज करना। तो कोई मुझे एक शेयर दीजिए, कोई भी एक शेयर का नाम बताइए। अगर किस शेयर, कोई भी एक शेयर, ऐसे ही रैंडमली कोई शेयर बताइए। हाँ, रिलायंस ले लीजिए सर। रिलायंस ले लेते हैं, ठीक। रिलायंस। जी। अब जैसे रिलायंस है, रिलायंस में जैसा कि हम जानते हैं, रिलायंस हो या कोई भी शेयर हो, स्टॉक मार्केट सुबह 9:15 चालू होता है। 9:15 जो है उसमें ट्रेडिंग चालू होती है एग्जैक्टली। 9:15 जो खरीद बेच करने वाले हैं वो आ जाते हैं और अपना ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, और 9:15 ट्रेडिंग चालू होती है। तो जो 9:15 पे, एग्जैक्ट डॉट 9:15 पे जो पहला ट्रेड होता है, जो भी ट्रेडिंग होती है पहली, वो जिस भाव पे होती है उसको ओपन प्राइस बोलते हैं, कि इस भाव पे ओपनिंग हुई है। तो वो ओपन प्राइस होती है, वो यहाँ पे रिकॉर्ड होती है, हर रोज का है। मतलब रोज जिस भी दिन मार्केट खुलेगा, 9:15 जो पहली ट्रेडिंग होगी, जो प्राइस ट्रेड होगी, उसको ओपन प्राइस बोला जाएगा। दिन के अंदर 9:15 से लेके 3:30 तक, तो ये करीब करीब 6 घंटे मार्केट खुला रहता है। तो उसमें भाव ऊपर जाता है, नीचे आता है, पूरा डांस करता है, पूरे दिन भर 6 घंटे तक डांस करता है। और फिर 3:30 जो है बाजार बंद हो जाता है। तो 3:30 जो आखिरी का भाव होता है, जिस भाव पे उस पर ट्रेडिंग होती है, उसको क्लोज प्राइस कहते हैं। तो पहले ओपन प्राइस होती है 9:15, 3:30 क्लोज प्राइस होती है। ये पहले के जमाने में होता था, मैं बात कर रहा हूँ आज से 15 साल पहले तक। तो उसमें क्या होता था कि बिल्कुल डॉट जो 9:15 का प्राइस है और जो 3:30 का प्राइस है, वो लिया जाता था। पर उनको ऐसा लगा कि उतना एक्यूरेट लेने से फायदा नहीं होगा, तो वो फिर उन्होंने प्री मार्केट ओपन चालू कर दिया, कि जो बड़े बड़े ब्रोकर हैं वो 9 बजे से 9:08 तक एक अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, ताकि एक भाव समझ में आए और उस रेट के हिसाब से ओपन हो। बट एक हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो 9:15 पहला ट्रेडिंग हुआ, खरीद और बेच हुई, उस भाव को ओपन प्राइस कहेंगे। क्लोज प्राइस जो है, डिक्लेयर्ड प्राइस है, वो एग्जैक्टली 3:30 का नहीं है। लास्ट 5 मिनट में जो औसतन भाव चलता है वो है क्लोज प्राइस। बट हम इसको एक मान के चल सकते हैं कि ये बिल्कुल 3:30 ये प्राइस रहा। तो 3:30 जो है रिलायंस का भाव रहा 2364, और 9:15 जो रहा भाव 2374, ऐसा मान के चलते। तो सुबह 9:15 2374 पे रिलायंस खुला, और क्लोज हुआ 3:30, तब उस पर रेट चल रहा था 2364। इन दो टाइम के बीच में वो पूरा डांस करता रहा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो सबसे ज्यादा ऊपर कब गया, सबसे ज्यादा हाईएस्ट गया 2390 तक। सो 2374 पे खुला, 2390 तक गया, सबसे नीचे गया 2360, फिर क्लोज हुआ 2364। तो ऐसा पूरा उसका डांस चलता रहा। तो ये चार जो प्राइस हैं वो मेनली लिए जाते हैं, ताकि उससे एक पिक्चर बनाया जा सके, और वो पिक्चर को स्टडी करके हम ये अंदाजा लगाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि प्रेडिक्शन है, ये ये अनुमान है। अगर हम प्रेडिक्शन को हिंदी में कहें तो ये एक अनुमान है। हम बहुत एक्यूरेटली कोई बता नहीं सकता है इस दुनिया में कि यही होगा। सभी लोग अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान लगाने के लिए हमको लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, तो उसके हिसाब से हम अनुमान लगाते हैं क्या हो सकता है। और जो जितना अच्छा अनुमान लगा लेता है वो उतना अच्छा ट्रेडिंग कर पाता है, उतने ज्यादा पैसे कमा पाता है। तो इसको हमको ज्यादा से ज्यादा सीखना है, समझना है और अनुमान लगाना है। तो रिलायंस का अगर देखें तो आज का जो भाव रहा वो ये 2374.95 पे खुला, ऊपर 2390 तक गया, नीचे 2360 तक गया, और क्लोज हुआ
6.4 पे। ऐसा इसमें रोज हो रहा है। तो अगर हम हिस्टोरिकल डाटा में यहाँ पे क्लिक करें इस साइड में, तो ये हमको, और यहाँ ये 6 मंथ्स पे क्लिक करें, तो ये जो साइट है यहाँ पे ये डेट आ गई 21 सितंबर जो आज का है। 21 सितंबर को इतने पे खुला, इतना हाईएस्ट प्राइस गया, इतना लोएस्ट प्राइस आया, और ये क्लोज हुआ यहाँ पे 2364 में क्लोज हुआ। अब ऐसा रोज हो रहा है, मतलब पिछले 6-8 महीने में रोज हो रहा है। तो ये रोज का डाटा इन्होंने दे दिया। रोज का कौन सा डाटा, हम अब इसमें से हमको ये डाटा उठाना है, क्योंकि हमको इसको, अगर मैं सिर्फ ये देखूंगा कि यहाँ पे अगर, जैसे मैंने पिछली बार बताया था पिछले रविवार को, कि हम चार्ट क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ डेटा देखेंगे तो उसको समझना या उसको जल्दी से इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम इसको एक तस्वीर में बदलते हैं, क्योंकि तस्वीर को समझना आसान होता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे सिर्फ देखें ये डेट वाइज 29, 30, 31, 1 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक, और ये क्लोज प्राइस है, तो एकदम से अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि हुआ क्या है पिछले 1 महीने में, क्या हुआ है। देख के समझना मुश्किल होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। उसकी बजाय अगर यही डेटा हम यहाँ पे प्लॉट कर दें रिलायंस में, ये रिलायंस का डेटा है। कैसे प्लॉट होता है, जैसे मान लीजिए 1 सितंबर से, 1 सितंबर की क्लोजिंग है रही है इसकी 2412। तो 1 सितंबर जो है, कहाँ है 1 सितंबर, ये है 1 सितंबर यहाँ पे। तो ये यहाँ पे नीचे, अगर आप नीचे देखेंगे जहां मेरा माउस है उसके नीचे, वहां पे 1 सितंबर डेट लिखी हुई है, और वो एक पॉइंट बना देते 2412 पे, वो एक पॉइंट प्लॉट हो गया। उसके अगले दिन मैं एक यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ ताकि मुझे बार बार ढूंढना ना पड़े। फिर उसके बाद अगले दिन जो है 4 सितंबर को, शायद 2 और 3 को सैटरडे संडे रहा होगा, 4 सितंबर को क्लोज हुआ 2410 पे। ठीक है साहब। तो 4 सितंबर को यहाँ से 2410 पे क्लोज हुआ। फिर अगले दिन यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर यहाँ पे क्लोज हुआ। जो भी क्लोजिंग प्राइस है उसको डेट वाइज मैप करते हुए उसको लाइन से जोड़ते हुए चलते हैं। तो लाइन से जोड़ते हुए हमको एक लाइन चार्ट मिल जाता है, रेखा चित्र मिल गया, क्योंकि एक रेखा से जुड़ा हुआ है। ये एक रेखा बनी हुई है, तो हमको एक रेखा चित्र कह सकते हैं। लाइन चार्ट अगर सारे कंफर्टेबल है तो हम इसको लाइन चार्ट भी बुला सकते हैं। तो ये लाइन चार्ट बन गया। अब अगर हम इसको देखें, लाइन चार्ट को अगर हम देखें, और तो हमको इमीडिएटली समझ में आया था कि 1 सितंबर से हुआ क्या है। 1 सितंबर से अंदाजन 10-12 दिन ऊपर गया रिलायंस का भाव, उसके बाद नीचे चला गया। किसी को भी देख के इतना अंदाजा लगाने में कोई मुश्किल नहीं होगी, और इतना देखने के लिए और समझने के लिए बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा। देखते से ही समझ में आएगा, अच्छा 1 सितंबर से 10 एक दिन ऊपर गया होगा अंदाजन, और उसका नीचे गया होगा। पर यही अगर हम सिर्फ डाटा देखें कि 1 सितंबर से क्लोजिंग का ये भाव है, इसी भाव को हमने पिक्चर में बनाया है। तो 1 सितंबर से ये भाव है, अगर ये जो क्लोजिंग प्राइस है इसकी, सिर्फ उसको देख के अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है कि 8-10 दिन ऊपर गया होगा फिर नीचे आ गया। ये पॉइंट क्लियर है सबको कि हम इस डाटा को एक जी पिक्चर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे लोग सभी को क्लियर है? हेलो, यस सब सर। अनम्यूट करके जवाब दीजिए प्लीज। मतलब अगर क्लियर नहीं है तो उसको और क्लियर करें। क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक है। तो यही मतलब ऑब्जेक्टिव है अपना, कि जो डाटा है उसको समझने के लिए, आसान बनाने के लिए हम उसको एक पिक्चर में चेंज करते हैं। और पिक्चर में कैसे चेंज करते हैं, लाइन चार्ट को जो है रोज का क्लोजिंग लेते हैं, रोज की डेट लेते हैं, और उसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, जो हमने बचपन में सीखा था। तो ये नीचे की जो एक्स एक्सिस है उस पे हमारी डेट चलेगी रोज की, और जो वाई एक्सिस है उस पे भाव चलेगा। अगर मुझे पता करना है कि 11 सितंबर को
कितना भाव था जब बाजार बंद हुआ था रिलायंस का, तो अगर मैं उसको माउस लेके जाऊं तो मुझे यहाँ देखना है, ये टॉप पे आएगा, क्योंकि माउस एक्यूरेटली इस पे नहीं रखता आएगा। तो मैं उस डेट पे लेके जाऊंगा, जैसे मैंने डेट पे यहाँ पे माउस रखा, तो अगर इधर की एक्सिस पे देखेंगे तो आप कुछ और नजर आएगा, हो सकता है एक नंबर नजर आएगा, पर एक्यूरेटली जानने के लिए आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, ये यहाँ जहाँ मेरा माउस घूम रहा है वहां पे देखना होगा। मान लीजिए 11 सितंबर को इसका रिलायंस का क्लोजिंग क्या था, तो वहां हम ऊपर टॉप में देखेंगे 2474.60 था, वो डाटा से मैच करेगा। तो ऐसे हमारा लाइन चार्ट बन जाता है। ठीक है, अब लाइन चार्ट बन गया। तो लाइन चार्ट से हम बन गया, तो अब इसको यूज कैसे करेंगे? लाइन चार्ट को पर से एकदम से मतलब यूज नहीं हो सकता। इसका मैं होगा थोड़ा और आगे पढ़ते चलेंगे तो यूज नहीं होगा। तो मैं आज एक सिंपल सी टेक्निक आपके साथ शेयर करता हूं, जिसको आप थोड़ा ऑब्जर्व करें, देखें कैसे चलती है। तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक मूविंग एवरेज डालते हैं। मूविंग एवरेज मतलब औसत। औसत का क्या मतलब है? मूविंग एवरेज 50 डेज मूविंग एवरेज बोलते हैं। तो 50 दिन का जो औसत क्लोजिंग प्राइस है, मतलब जो पिछले 50 दिनों में ये क्लोज रही है प्राइस, उसको जोड़ के उसका औसत निकालते हैं, डिवाइडेड बाय 50 करते हैं। तो उसका औसत निकालने के बाद जो वैल्यू आती है उससे एक लाइन बनाते हैं। हमको बनानी नहीं होती है, ये ट्रेडिंग भी अपने आप बना देता है। तो उसके लिए हमको सिर्फ करना यह है कि इंडिकेटर्स में जाना है, हमको यहाँ पे मूविंग एवरेज डालना है, और ये मूविंग एवरेज सिंपल पे क्लिक करना है। तो वो यहाँ पे ले आएगा, ये SMA 9 क्लोज, ये इसने ले आया है। इसकी सेटिंग पे जाना है। इसको हम नॉर्मली हमें 50 डे मूविंग एवरेज लोग यूज करते हैं। तो हम इसको चेंज कर दें 50 में, स्टाइल थोड़ा सा इसको काली काली लाइन बना देंगे और इसको मोटी लाइन बना देंगे। ट्रेडिंग व्यू कैसे इस्तेमाल करना है वो भी हम एक मेरे ख्याल से 2 से 3 घंटे की क्लास लगेगा उसमें, वो हम उसमें रख लेंगे किसी सैटरडे संडे को, या आप इंग्लिश में थोड़ा कंफर्टेबल है तो वो मैंने अपलोड भी कर रखा है, वो भी देख सकते हैं। ये जो मूविंग एवरेज है, इससे हम खरीदने और बेचने का डिसीजन ले सकते हैं। तो ये जो लाइन है, ये काली लाइन है, ये हर दिन का औसत है। मतलब ये जो लाइन है, ये पॉइंट है यहाँ पे जो ड्रॉ हुआ है, और इस औसत का जो वैल्यू है अराउंड 2489, ये पिछले 50 दिन का औसत है। वो औसत निकाल के वहां पे पॉइंट ड्रॉ किया गया, उसके पहले 50 दिन का औसत है, उससे एक लाइन ड्रॉ करी गई। तो ऐसे हर दिन पिछले 50 दिन का क्लोजिंग प्राइस लेके उसको 50 से डिवाइड करके जो भी वैल्यू आती है उसको जोड़ जोड़ के ये काली लाइन बनाई गई है हर डेट के लिए। तो ये इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। और चूंकि हम पिछले 50 दिन का औसत ले रहे हैं क्लोजिंग प्राइस का, तो इसके इसके लिए इसको 50 डे मूविंग एवरेज, 50 दिन की मूविंग एवरेज कहलाती है। जब हम ये मूविंग एवरेज इस प्राइस के ऊपर लगाते हैं, तब हम हमारे उन दो प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। कौन से प्रश्न है कि हम मैं खरीदूं कब और बेचूं कब? इसको अभी आप थोड़े दिन ऑब्जर्व कीजिए, एकदम से इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि इसके भी कुछ क्या बोलते हैं, कमियां हैं मूविंग एवरेज की। मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूं कि ट्रेडिंग में हम कैसे इसको यूज करते हैं और कैसे इसको यूज करके पैसे कमा सकते हैं। इसलिए एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। तो मूविंग एवरेज का सिंपल एग्जांपल यह है कि हमें कब खरीदना है, जब भी कीमत इसके ऊपर चली जाए। जैसे यहाँ पे रिलायंस शेयर की कीमत अगर आप देखेंगे, तो मैं इसको काट देता हूं, एक्शन रिप्ले में अगर काट दें तो ये जो अभी ब्लू लाइन है, ये हमारे रिलायंस का लाइन चार्ट है, रेखा चित्र है।
जो उसकी क्लोजिंग प्राइस है। ये काली लाइन जो है ये मूविंग एवरेज है। हमको रिलायंस का शेयर खरीदना कब है? खरीदना तब है जब ये इस लाइन के ऊपर चला जाए, मूविंग एवरेज के ऊपर, मूविंग 50 दिन के औसत के ऊपर चला जाए। तो ये मैंने उसको काट दिया है, चार्ट को काट दिया है। 5 अप्रैल को इसके नीचे था, 6 अप्रैल को इसके ऊपर क्लोज हुआ, तो हमको इसको खरीद लेना है। बेचेंगे कब? जब भी वो इस लाइन के नीचे चला जाएगा। अगले दिन जो है 10 अप्रैल को वो इसके नीचे चला गया, हम उसको बेच देंगे। क्योंकि ये हम क्यों कर रहे हैं? हमको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना होता है। कुछ भी होता है, अगर टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें कुछ रूल्स बनाने होंगे, नियम बनाने होंगे कि मैं कब खरीदूंगा, कब बेचूंगा। अगर हम नियमों से चलेंगे तो ही हम स्टॉक मार्केट में पैसा बना पाएंगे। तो हमारे पास नियम होने चाहिए, रूल्स होने चाहिए कि मैं इसमें कब खरीदूंगा, कब बेचूंगा। इसके लिए मैं एक रूल्स सेट कर रहा हूँ कि मूविंग एवरेज का यूज कैसे होता है। तो मूविंग एवरेज का यूज करने का रूल यह है कि जब भी उसके ऊपर जाए तब आप खरीद लें, नीचे जाए तब बेच दें। तो इस दिन ऊपर गया, हमने खरीद लिया। अगले दिन क्लोज हुआ 3:30 पे, नीचे आया तब हमने इसको बेच दिया। यहाँ पे हमको थोड़ा सा नुकसान हुआ। ठीक है, हमको पता नहीं है क्यों बेचना, क्यों जरूरी है कि हमें पता नहीं है कि ये कितना नीचे जाएगा। हो सकता है बहुत नीचे जाए, हो सकता है ना जाए। फिर अगले दिन ये 11 अप्रैल को ऊपर क्लोज हुआ, तो हमने 11 अप्रैल को खरीद लिया 3:30 पे, या उसके अगले दिन खरीद लिया। फिर जैसा कि हम सब जानते हैं, हम देख चुके हैं, तो ये ऊपर जा रहा है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, उसको ऊपर डांस करने दीजिए, जो डांस करना है उसको करने दीजिए। जब तक ये इस लाइन के ऊपर है तब तक हमको इसको पकड़ के रखना है। जैसे ही लाइन के नीचे आएगा हम इसको बेच देंगे। तो हमने देख ही लिया है, तो हम इसको फास्ट चला देते हैं एकदम। तो ये अभी ऊपर ही है। हाँ, तो ये इतने दिन ऊपर रहा, और ये जो है 28 अगस्त को नीचे चला गया। तो अगर हम इस सिंपल सिस्टम को फॉलो करें, अगर मूविंग एवरेज से हमको ट्रेडिंग डिसीजन लेना है कि कब खरीदना है, कब बेचना है, ये सिंपल सा एक अगर एक रूल बना के चलें, तो उसमें भी हम पैसे कमा सकते हैं। इसमें जैसे ये ऊपर गया, यहाँ पे हमने खरीदा करीब करीब 2122 पे, और यहाँ पे इसके नीचे गया 2443 पे नीचे गया। हम उसको बेच देंगे और तभी खरीदेंगे जब ये इस 50 डे मूविंग एवरेज 50 दिन की औसत के ऊपर जाएगा। तो अभी उसके बाद से तब से अब तक ये ऊपर नहीं गया है। तो एक समराइज कर लेते हैं कि मैंने अभी तक क्या समझा है। पहला बात, रेखा चित्र कैसे बनता है, लाइन चार्ट कैसे बनता है, वो हमने सीखा। दूसरा है कि हमको ये क्यों है, क्योंकि हमको डिसीजन लेना है कि हम शेयर कब खरीदें और कब बेचें। उसके लिए लाइन चार्ट पर से बहुत काम का नहीं होता, उसके साथ हमको कोई इंडिकेटर लगाना पड़ता है। तो पहला मैंने आपको एक इंडिकेटर बताया, जो है मूविंग एवरेज या औसत, 50 दिन की औसत की ये लाइन है जो हम इंडिकेटर में जाके लगाते हैं। और एक सिंपल से रूल को फॉलो करते हैं कि जब भी प्राइस इसके ऊपर जाएगी हम खरीदेंगे, जब भी इसके नीचे जाएगी हम बेचेंगे। तो आपने देखा कि ये अगर हम सिंपल सा रूल भी फॉलो करें तो भी हम इसमें रिलायंस में पैसे कमा लिए। और अब जब ये नीचे जाने लगा था हम निकल गए वहां। अगर हम पीछे का भी इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये नीचे चला गया तो हम निकल जाते हैं यहाँ पे, और फिर हम जब ये यहाँ पे ऊपर जा रहा है तब खरीदते हैं। यहां से यहां तक हमें कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होता अगर आप देखें तो ये इसकी लिमिटेशन है। जब भी मार्केट साइडवेज जाना चालू होता है तब मूविंग एवरेज में पैसे कमाना मुश्किल हो जाता है, बल्कि आप पैसे गवाते हो। तो मूविंग एवरेज काम आता है सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में। जब मार्केट ऊपर जाता है तब बहुत आसान होता है। पर जैसा कि आप देख रहे हो कि दो फेज है इसमें। अगर आप इसमें देखेंगे तो हम पैसा जो है इसका यहाँ से यहाँ तक जाने में कमाएंगे,
जब भी ये साइडवेज चलेगा तब इसमें गवाएंगे, और जब भी ऊपर जाएगा तब कमाएंगे। तो नेट नेट प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है इसमें, इस सिंपल सिस्टम से। बट मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अभी आप इमीडिएटली यूज ना करें इसको, जाके पहले अप्लाई करें, सीखें कैसे चलता है, थोड़ा ऑब्जर्व करें कि इसमें कहाँ कहाँ नुकसान हो सकता है आपको, कहाँ कहाँ फायदा हो सकता है। फिर उसके बाद आप हम जैसे और सीखते जाएंगे चीजें, तो उसको इसके साथ जोड़ के आप उसको पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। यहां तक क्लियर है सबको? हाँ ना? यस सर। क्लियर? ओके, कोई क्वेश्चन है इस पॉइंट तक? इसके पहले के हम आगे बढ़े, इस पॉइंट तक कोई क्वेश्चन है किसी के पास? कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके। सर मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ अ, जैसे ये 50 डेज का अपन लेते हैं, एक 200 डेज का भी मैंने देखा है ये हाँ, करेक्ट कंसीडर करेक्ट। करते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो उसका क्या अभिप्राय रहता है? सेम ही सेम, जो 50 दिन का है वो 200 दिन का है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहते हैं नॉर्मली 200 दिन का लेते हैं। जैसे इसमें जो है हालांकि फर्क बहुत कुछ पड़ता नहीं है। 200 दिन का जो ट्रेडिंग, मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड लेते हैं, वो जब भी 200 दिन का क्रॉस करेगा उसके ऊपर लेते हैं, जब नीचे क्रॉस करेगा तब लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो विप्सॉस जो है, जैसे ये वाला एरिया जो है, यहाँ पे 200 दिन के एवरेज में भी नुकसान होगा, 50 दिन के एवरेज में भी नुकसान होगा। और 200 दिन का एवरेज मतलब एक ईयरली पर्सपेक्टिव की। अभी इस साल 200 दिन का एवरेज मतलब क्या, अगर हम देखें तो एक साल में 365 दिन होते हैं, मतलब 52 हफ्ते होते हैं। 52 हफ्ते में से सैटरडे संडे अगर कर लें तो 100 दिन तो वैसे ही छुट्टी हो गई, और 12 दिन जो है हमारा कुछ ये गांधी जयंती वगैरह करके 10-15 दिन वो छुट्टी होती है। तो 104 दिन प्लस 15 दिन, मतलब मान लीजिए मोटे मोटे तौर पे 120 दिन के करीब तो छुट्टी होती है मार्केट में साल भर में। 365 में से 120 दिन निकाल देंगे तो तकरीबन 240 दिन बैठता है हमारे पास। 240 दिन ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट में एक साल में। इसलिए ये 200 डे मूविंग एवरेज यूज किया जाता है कि 200 दिन का जो है एवरेज लगा लें, तो उस एवरेज के ऊपर है अगर भाव तो ठीक है, बुलिश है, मतलब अभी भाव जो है मार्केट अभी बुलिश है। जब भी वो 200 दिन के नीचे आएगा तब बेरिश हो जाएगा। तो ये उसका एक मेजर कह सकते हैं। पर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए 200 दिन के एवरेज का मैंने बहुत देखा नहीं। नॉर्मली आप 50 डेज का यूज करेंगे या देखेंगे तो ज्यादा एडवांटेजेस होगा, क्योंकि बहुत हम लॉन्ग टर्म तो इन्वेस्ट करते नहीं, और अगर हम लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो एवरेजेस हम देखेंगे भी नहीं, वैसे भी टेक्निकल एनालिसिस हम करेंगे भी नहीं। तो ओवरऑल अगर कम समय के लिए अपने को इन्वेस्ट करना है तो 50 डेज ही 50 डेज इनफ है, है। और 50 डेज भी अच्छा है। मैं कहूंगा अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो 66 डेज के लिए ट्राई कीजिए। 66, मैं कारण बताता हूँ इसका। 66 डे वैसे उतना ही आएगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट 66 डेज का मूविंग एवरेज इसलिए भी बेटर है, या यूज कर सकते हैं। एक सजेशन है, ट्राई करके देखिए। उसमें एक थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। जो 10 डे मूविंग एवरेज होता है, 20 डे मूविंग एवरेज है, या 50 डे मूविंग एवरेज है, या 100 डे है, या 200 डे है। तो जब हम आज से जब ये बनाए गए थे, एवरेज बनाए गए थे, तब ये चार्ट भी अवेलेबल नहीं थे। तब लोग हाथ से बैठ के पेंसिल से भाव भाव आता था, पेपर में या किसी में भाव आता, तो लोग अपने घर पे वो एक पेपर पे बनाते थे चार्ट। तो एक तो ये उनकी लिमिटेशन थी, उनको खुद हाथ से बनाना पड़ता था चार्ट। इनफैक्ट ये सब सिर्फ पिछले 10 एक साल से आया है। उसके पहले तो जब मैं भी स्टॉक मार्केट में सीख रहा था तब मैं भी ऑलमोस्ट हाथ से ही बनाता था। हम 100 साल पीछे जा रहे हैं, हम या 100 या 70 साल पीछे जा रहे हैं, जहां पे उनको हाथ से ही बनाना पड़ता था वो। अब हमारे बचपन में जो है वो कैसियो के कैलकुलेटर आए, जिसमें हम फटाफट अपना डिवाइड वगैरह कर लेते थे। बट शायद कैलकुलेटर 60 70 80 साल पहले नहीं थे, तो उनको खुद ही जोड़ जोड़ के उसमें
डिवीजन करना पड़ता था। तो उसके कारण क्या हुआ, उन्होंने कहा साहब कि 10 से भाग देना आसान है, 20 से भाग देना आसान है, 50 से भाग देना आसान है, 100 से भाग देना आसान है, 200 से भाग देना आसान है। तो एक महीने में जैसे तब भी 30 दिन होते थे, आज भी 30 दिन है। तब भी संडे होते थे तो करीब 26 दिन का महीना होता था उनका, सैटरडे वर्किंग होता था। तो अब 26 से भाग देना मुश्किल होता था, तो उन्होंने कहा चलो 20 से भाग दे लेंगे तो एक अंदाजन ठीक ठाक सा आ जाएगा। तो ड्रॉ करने में भी आसान होगा, बनाने में भी आसान होगा, क्योंकि वो कागज में है, उनको रोज अपना कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर थे नहीं उस समय, अपना जोड़ घटा करके करना पड़ता था। तो 20 से भाग देना आसान था, 10 से भाग देना आसान था, तो उन्होंने 10 डे मूविंग एवरेज निकाले, 20 डे मूविंग एवरेज निकाले। 50 से भाग देना आसान था, 50 डे मूविंग एवरेज निकाले, 200 डे निकाले। वो चला आ रहा है। तो 50 डे का क्या है कि एक क्वार्टर, 90 दिन का अगर एक क्वार्टर हम कहें, 3 महीने का जो क्वार्टर है 90 दिन का, तो 3 क्वार्टर में 90 दिन हो गए। 90 दिन में से मान लीजिए 20 एक दिन तो आपका वो हो गया, सैटरडे संडे हो गए, या कुछ छुट्टी आ गई तो 20 दिन खत्म हो गए, 90 में से 20 दिन चले गए। तो 50 डे मूविंग एवरेज अगर हम यूज करते हैं तो वो एक क्वार्टर के हिसाब से ये है कि इस क्वार्टर में ये बुलिश है या नहीं, वो पता करने के लिए पता हो सकता है। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास कंप्यूटर है, बस क्लिक किया और वो अपना लाइन बना के दे देता है फटाफट। तो उसके लिए हम ट्रेडिशनल 50 भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा और फाइन ट्यून करना चाहें तो 60 करें। वैसे अभी भी दुनिया जो है 50 ही देखती है। तो अगर अपन चालू कर रहे हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि 60 ना करें, 60 बाद में देख लेंगे। अभी भी अगर आप 50 देखें तो उसमें 50 एक कंफर्टेबल लाइन रहती है कि ये पिछले क्वार्टर के हिसाब से ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो वो हमें एक आइडिया लग जाएगा। तो 50 यूज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और 200 डेज जो है या 100 डेज है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। पर मैंने बहुत कम लॉन्ग टर्म ट्रेडर देखे हैं, अमूमन सभी शॉर्ट टर्म ट्रेडर ही होते हैं। तो सभी को मैं यही एडवाइस करूंगा कि 50 यूज करें। तो हमने ये भी कवर कर लिया कि 50 डे मूविंग एवरेज क्यों है, क्योंकि ये एक क्वार्टर को कवर करता है, तीन तीन महीने के ड्यूरेशन को कवर करता है कि प्राइस कहाँ पे है। 50 ही क्यों है, क्योंकि पहले उनके जमाने में उनके पास कैलकुलेटर नहीं होते थे, खुद हाथ से करते थे, तो इसलिए उन्होंने कहा साहब जो कंफर्टेबल हो वो करेंगे, 50 डे का मूविंग एवरेज रखेंगे। तो ये इसकी हिस्ट्री है, और इसलिए ये है। तब से अब तक 80 साल से चूंकि परंपरा चली आ रही है, तो लोग आज भी वही देख रहे हैं कि चलो 50 डे, जैसे वो हम कहते हैं ना, कई बार कहते हैं मंगलवार को नाखून नहीं काटना चाहिए। अब आ रही है, कोई लॉजिक रहा होगा, पर वो परंपरा चली आ रही तो चली आ रही, तो वैसे ही 50 डे मूविंग एवरेज की परंपरा चली आ रही तो चली आ रही, लोग यही यूज कर रहे हैं, दुनिया यही देख रही, तो आप भी वही देखिए, फिर और कुछ मत देखिए, यही यूज कीजिए। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके। तो ये हो गया हमारा लाइन चार्ट, और ये हमारा हो गया मूविंग एवरेज। अब हम आते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न पे, क्योंकि आज मेरा फोकस चार्ट्स क्या है और हम क्या पढ़ रहे हैं उस पे है। तो हम मैं थोड़ा सा एक कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे भी टच करना चाहूंगा आज। ये है कैंडल स्टिक्स। अब इसको कैंडल स्टिक्स क्यों कहते हैं, इसकी एक हिस्ट्री है। अ, उस सबसे पहले मैं इस कैंडल की हिस्ट्री में जाना चाहूंगा। जो ये कैंडल स्टिक है, मतलब ये कैसे बनते हैं, ये इसमें 4 डाटा यूज होता है। जैसे मैंने बताया कि कोई भी शेयर जो है 9:15 बजे उसकी एक ओपन प्राइस होती है, कमोडिटीज है तो 9:15 बजे चालू होगा, रात को 11 बजे तक चलेगा, तो 9:15 से 11 चलेगा। स्टॉक जो है 9:15 से 3:30 बजे तक चलेगा। तो हमारे पास ओपन प्राइस है, वो दिन में कितना ऊपर तक गया वो एक प्राइस है, कितना नीचे गया उसका एक प्राइस है, और क्लोज कहाँ हुआ, ऐसे हमारे पास 4 डेटा आते हैं। 4 चीजें हमारे पास हर स्टॉक के लिए दिन भर में आती हैं। लाइन चार्ट में हम सिर्फ यूज करते हैं क्लोजिंग प्राइस, जो 3:30 का प्राइस है। 3 और डाटा को हम यूज नहीं करते, पर अगर हमें कोई भी तस्वीर बनानी होती है, अगर हम उसमें और ज्यादा डिटेलिंग करें तो वो और ज्यादा हमको इंफॉर्मेशन देगी। इसलिए हम वो बचे हुए 3 डेटा पॉइंट्स जो हैं, ओपन, हाई और लो और क्लोज, हम चारों डेटा पॉइंट को यूज करके कैंडल स्टिक्स बनाते हैं।
कैसे बनता है, हरे कैंडल का क्या मतलब है, लाल कैंडल का मतलब क्या है, हर कैंडल का क्या मतलब है, वो मैं विस्तार से बताऊंगा। उसके पहले एक थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ कैंडल स्टिक्स की। कैंडल स्टिक्स का जो इन्वेंशन है, आज से तकरीबन 400 साल पहले, 1700 में जापान में हुआ था। जापान में होमा थे, डॉक्टर होमा, डॉक्टर शायद तब बोलते नहीं थे, तो होमा थे। वो ये अपने चावल के ट्रेडर थे। वहां पे जापान में चावल की बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती थी, कमोडिटीज ट्रेडिंग ही होती थी। आज से 400 साल पहले शेयर्स की ट्रेडिंग तो 100 150 साल से हो रही, कमोडिटीज ही ट्रेड होते थे 400 साल पहले और उसके पहले भी। तो उनको लगा कि एक कुछ इसमें एक पैटर्न है, इसमें कुछ पैटर्न है जो अगर मैं पकड़ लूं तो एक प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि आगे क्या हो सकता है। तो उन्होंने ये टेक्निक डेवलप की, ये ड्राइंग डेवलप की कि अगर मेरे पास ये इंफॉर्मेशन रोज आ रही, क्योंकि उनके पास रोज भाव आता ही था कि ओपन कब हुआ, हाई कितना गया, लो कितना हुआ, क्लोज कितना हुआ, वो अपना पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते थे रोज। फिर उन्होंने देखा कि यार इसको हम यूज कर सकते हैं, तो फिर उन्होंने कैंडल स्टिक, हिट एंड ट्रायल मेथड से कैंडल स्टिक बनाना चालू किया और एक पूरी स्टडी डेवलप की उसके पीछे कि ये जो ओपन हाई लो क्लोज को इस तरीके से अगर हम इसको चित्र में ढालें तो ये हमको कुछ बताएगा कि आगे क्या होने वाला है, और वो कैसे बताएगा उसकी एक उन्होंने पूरी स्टडी लिखी है। तो उसको हम कहते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स। अब कैंडल स्टिक पैटर्न जो है, कैंडल स्टिक क्यों कहलाते हैं, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं, थोड़ा मतलब बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, पर जैसे अंग्रेज आए उनको जो समझ में आता है वो लिख देते हैं वो। मतलब हमारे नाम आम, हमारे शहरों के नाम वैसे ही उन्होंने काफी बिगाड़ रखे हैं। तो ऐसे ही एक बंदा जो है वो यूएस से गया वहां पे, आई थिंक नील या कोई था वो। 1990, मतलब ये बहुत पहले से नहीं है पाश्चात्य वर्ल्ड में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका वगैरह में कैंडलस्टिक पैटर्न पिछले 30 साल से ही यूज कर रहे हैं। उसके पहले वो बार चार्ट और लाइन चार्ट यूज करते थे। 1990s में एक बंदा गया जापान में, उसको समझ में आया कि इसमें कोई दम है, इस चीज में कोई दम है, और उसने वहां से सीखी। उनका नाम जापान में शायद कैंडलस्टिक नहीं है इसका, पर उसको यही समझ में आया कि ये मोमबत्ती की तरह दिखता है, कुछ तो भी ऐसी बॉडी रहती है और ऊपर जो है ये ऊपर बत्ती रहती है। जैसे ये भी देखेंगे हरा ये कलर की बॉडी है, तो उसको लगा वो मोमबत्ती की बॉडी है, और उसके ऊपर ऐसी बत्ती निकली हुई है, तो उसने कैंडल स्टिक कहना चालू कर दिया। उसने उस हिसाब से हिंदी में, ओ सॉरी, इंग्लिश में किताब लिख दी, तो उसने कैंडल स्टिक लिखा। तो अब पूरी दुनिया चूंकि इंग्लिश जानती है, तो ये पूरी दुनिया में कैंडल स्टिक करके फेमस हो गया, तो इसलिए हमने उसको मोमबत्ती पैटर्न नाम रखा है। हम कैंडल स्टिक भी बोल सकते हैं अगर अपने को प्रिंसिपल याद। तो 30 साल से जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में ये कैंडल स्टिक यूज हो रहा है। जापान में ये पिछले 300 350 साढ़े 300 साल से इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, इसी के प्रिंसिपल पर बैठ के इचिमोको इंडिकेटर बना है, जो मैं यूज करता हूँ नॉर्मली। वो इंडिकेटर उसी पे बेस्ड बना है। तो ये मोमबत्ती पैटर्न इसलिए कहलाया, मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न इसलिए कहलाया कि जिसने जो जापान गया उसने देखा, उसको जो समझ में आया उसके हिसाब से उसने नाम रख दिया। वही नाम अभी चल रहा है, हम भी वही यूज कर रहे हैं। तो ये कैंडल की बॉडी है, जो मोमबत्ती की जो बॉडी है वो ये है, उसके ऊपर की जो बत्ती रहती है वो है, इसमें नीचे भी रहती है, इसलिए ये कैंडल स्टिक कहलाता है। तो ये इसका इतिहास है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या हैं और किसने डेवलप किए और क्यों डेवलप किए। ठीक है, अब जो है ये क्यों डेवलप किए। अब यहां से थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान बारीकी से दें, क्योंकि ये बहुत ही, क्या बोलते हैं, एक बहुत ही डिटेल में एक साइंस है ये। और वाकई में जब आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। इसका पहला प्रिंसिपल क्या है। पहला प्रिंसिपल ये है कि मार्केट में, जैसा हम बोलते हैं, दो टाइप्स के लोग होते हैं, एक बुल और बियर। जो लोग सोचते हैं, एक टाइप के लोग होते हैं जो सोचते हैं कि तेजी आएगी, मार्केट में तेजी आने वाली है। दूसरे
सेट ऑफ पीपल रहता है, वो सोचता है कि नहीं मंदी आने वाली है, बियर रहते हैं वो, उनको बियर बोलते हैं, जो सोचते हैं हमेशा ये सोचते हैं कि साहब मंदी चलेगी, बेच दो, मतलब वो पाला बदलते रहते हैं इधर से उधर। बट आधी जनता ये सोचती है स्टॉक मार्केट में, आधी जनता हमेशा ये सोचती है कि तेजी आएगी, आधी जनता हमेशा ये सोचती है कि मंदी आएगी। तभी स्टॉक मार्केट में खरीदी और बिकवाली होती है। अब इस कैंडल में जो है, जो दिन भर जो है, अब आप मान के चलिए वो एक रस्साकशी का खेल चलता है। मतलब कैसे, हमने बचपन में भी खेला हुआ है, ये रस्सी रहती है एक, इसको काला कलर से कर देता हूं। ये मान लीजिए एक रस्सी है, और इस तरफ जो है, जो जो लोग सोचते हैं कि तेजी चलेगी वो यहाँ पे हैं, और जो लोग सोचते हैं कि साहब मंदी चलेगी वो इस तरफ है। 9:30 बजे, 9:15 जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट रहती है। तो जो रस्सी को जो है, वो जो लोग सोचते हैं तेजी होगी वो अपनी तरफ खींचते हैं, मार्केट को ऊपर ले जाते हैं खरीदते हुए। कभी होता है कि मंदी में जो सोचते हैं कि साहब मंदी आएगी, मार्केट नीचे जाना चाहिए, हमको बेच देना चाहिए स्टॉक, तो बेचते हैं, तो मार्केट गिरता है। तो वो रस्साकशी चलती है दिन भर मार्केट में, हर हर शेयर के ऊपर एक रस्साकशी चलती है। और उस रस्साकशी का जो परिणाम होता है वो कैंडल स्टिक में रिफ्लेक्ट होता है। वो जब कैंडल स्टिक में रिफ्लेक्ट होता है उसको हम देखते हैं, और उसको देख के हम अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो पहले तो ये ड्रॉ कैसे होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, इस रस्साकशी के खेल का इंटरप्रिटेशन क्या होगा वो मैं आपको समझा दूंगा। फिर आप जब आप चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, ये खेल चल रहा है, ये खेल चल रहा है, आज ये हुआ तो ये होने की संभावना है। तो पहले तो ये कैंडल कैसे बनता है वो हम देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि जो प्राइस है, प्राइस रिलायंस की प्राइस यहाँ से चालू हुई, मान लेते हैं रिलायंस की प्राइस है 100 रुपीज, 100 रुपए है। 9:15 खुला, 100 रुपए पे ट्रेडिंग चालू हुई। तो 100 रुपए पे ट्रेडिंग चालू हुई तो हमने इसको तस्वीर में बदलना है, जो भी ट्रेडिंग चालू हुई इसको हमने तस्वीर में बदलना है। तो 100 रुपीज पे ट्रेडिंग चालू हुई तो हमने एक लाइन यहाँ पे 100 रुपीज पे ड्रॉ कर ली, एक फ्लैट लाइन ड्रॉ कर ली। ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा फ्लैट लाइन मान के चले। फिर शेयर प्राइस गया ऊपर, दिन में ऊपर गया, 9, 9:30, 10, 11, 12 बजे तक ऊपर गया। सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट पे गया ये था 110 तक गया। ठीक है साहब। फिर ट्रेड होते होते ये नीचे गिरने लगा, नीचे गिरने लगा, नीचे गिरा, नीचे गिरा। फिर ये नीचे जाके ऊपर गया। फिर ये 330 के आसपास नीचे जो था ये गया अपना, लेट से 90 रुपए तक, 90 रुपए तक गिरा। फिर फाइनली 3, 3:30 बजे 105 पे ये मार्केट बंद हुआ। तब जब मार्केट बंद हुआ तब इसकी कीमत थी 105 रुपए। जहां पे उसकी जो मार्केट क्लोजिंग प्राइस था वहां पे हमने एक फ्लैट लाइन खींच दी, और क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस की फ्लैट लाइन को ऐसे जोड़ दिया। ये बन गई इसकी बॉडी। अब जो है 110 तक गया था, तो 110 के बराबर तक एक पॉइंट से यहां से एक लाइन खींचेंगे, और 90 तक नीचे गया था तो ये एक पॉइंट खींचेंगे 90 तक। तो ये बन गई हमारी आज की कैंडल। अगर कोई देखेगा तो, और चूंकि 105 100 से ज्यादा है, तो ये क्लोजिंग प्राइस जो है, इसके बंद होने की प्राइस ओपन प्राइस से ज्यादा है, इसलिए इसको हम कलर कर देंगे ग्रीन। तो इसको हम हरे कलर से भर देंगे इसकी बॉडी को। ये हमारी हो गई ग्रीन कैंडल। तो यदि हम इस पिक्चर को देखेंगे, मान लीजिए हमको ये पता नहीं कि आज पूरे दिन में क्या हुआ, अगर कोई ये भी नहीं बताता है कि क्या हुआ, और सिर्फ यहाँ पे अगर वैल्यू, अगर मैं देखता हूं कोई ग्रीन कैंडल बनी हुई है,
तो इमीडिएटली मुझे समझ में आ जाएगी कि अच्छा, इस दिन जो क्लोजिंग प्राइस है वो सुबह 9:15 से ओपनिंग प्राइस से ज्यादा थी, इसलिए इसका जो रंग है वो हरा है, ग्रीन है, या अदर वे राउंड, अगर उसका रंग हरा है तो इसका मतलब क्लोज ऊपर पे हुआ, और बीच में 9:15 और 3:30 के दौरान वो क्लोजिंग से इतना ऊपर गया था और ओपन से इतना नीचे गया होगा। ऐसे कैंडल फॉर्म होती है। यह है जब प्राइस ऊपर क्लोज हुई। अब हम देखते हैं कि जब, मान लीजिए दूसरा एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि जब प्राइस नीचे क्लोज हुए तो वो कैसा दिखेगा। मान लीजिए प्राइस की स्टार्टिंग पॉइंट थी 100, तो हम 100 पे एक लाइन खींच देंगे ऐसी, ठीक है। फिर 100 से वो गया, प्राइस गया 108 तक, ठीक है साहब। वहां से गिरना चालू हुआ, गिरते 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 दिन में नीचे गया, नीचे जाके करीब करीब 80 तक आया, ठीक है। 80 से फिर उठना चालू किया, उठते उठते 95 तक आया, और 3:30 हो चुके थे, मार्केट बंद हो गया, तो 95 पे क्लोज हो गया। 95 पे क्लोज हुआ तो हम एक लाइन 95 पे ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी ओपन प्राइस की लाइन है, ये हमारी क्लोज प्राइस की लाइन है, हम इसको जोड़ देंगे। ये बन गई कैंडल की बॉडी। कैंडल की बॉडी बन गई। अब चूंकि जो क्लोजिंग प्राइस है वो ओपनिंग प्राइस से कम है, तो हम इस बॉडी का कलर कर देंगे रेड। इससे हमको समझ में आया कि आज जो है क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस में, क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम थी, इसलिए इसका कलर है लाल। अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा हो तो इस बॉडी का कलर होता है ग्रीन। ये हो गया। दूसरा हो गया, इसकी जो विक है, जो उसकी बत्ती है ऊपर की, तो वो कहां तक बनेगी, इस बॉडी से लेके 108 तक बनेगी। नीचे कहां तक बनेगी, इस बॉडी से लेके 80 तक बनेगी। ये हमारा पूरा बन गया कैंडल। इस तरीके से कैंडल बनती है। ये कैंडल जो है ये बताती है कि आज दिन में जो बुल और बियर्स के बीच में कैसे रस्सा कशी चली। एक बार जब उन्होंने, बुल्स ने रस्सी खींचनी चालू की तो ये गई ऊपर, मार्केट गया ऊपर। फिर जो है बियर्स ने उसको बेच बेच के जो है स्टॉक नीचे लाना चालू कर दिया, तो वो नीचे चला गया। जब वो यहाँ पे आया तो फिर बुल्स ने उसको फिर खींचना चालू किया, और फिर ये उसको यहाँ पे क्लोज हुआ। तो ये पूरी जो है रस्सा कशी चली दिन में, उसका रिफ्लेक्शन इस कैंडल में आ जाता है। तो इसकी जो बारीकियां हैं वो मैं इसको अगले सेक्शन में बताता हूँ, मतलब अभी बताएंगे। पर ये कैंडल कैसे बनते हैं ये क्लियर है सबको अब? हाँ ना? यस सर। ओके। हाँ तो यस सर। हाँ, ओके। तो इसमें जैसे अब हमको ये क्लियर हो गया कि बनते कैसे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी लाल हरे रंग के कैंडल्स बने हुए हैं। ये हरा कैंडल देखेंगे तो हमको देखते से समझ में आ जाएगा कि ये जो ओपन हुआ था प्राइस और जो क्लोज हुआ था, क्लोजिंग जो है ओपन से ऊपर हुई थी। रेड कैंडल में जो प्राइस था 330 का, जो प्राइस था वो 915 के प्राइस से नीचे था, इसलिए ये रेड कैंडल बनी। और ये नीचे की विक है, उस बॉडी से कितना नीचे गई प्राइस, और ये ऊपर की विक है, उस बॉडी से ऊपर कितना गई। तो ये ऐसे कैंडल, रोज की कैंडल बनती है। रोज की एक एक, एक कैंडल, ये रोज की लड़ाई है। मतलब इसका एक वो है कि जो ये पूरा पिक्चर है, ये रोज की बुल और बियर की लड़ाइयों को मिला के एक पिक्चर बनाया गया है, जिसको देख के हम समझते हैं कि अभी आने वाले दिन में क्या होने वाला है। अब मैं आज सिर्फ मोटे तौर पे नहीं कहूंगा, मैं बहुत ही जरूरी बारीकी से बताऊंगा आपको, उसको आप नोट कर लें। ये जो बुल और बियर की जो लड़ाई है वो कैसे दिख रही है और उसका मतलब क्या है, वो मैं आपको चार चार पिक्चर्स में समझाने का प्रयत्न करूंगा। वो आप उसको ध्यान से समझ लीजिए।
फिर आप अपने आप जाके जब चार्ट्स पे स्टडी करेंगे तो आपको उसमें और पिक्चर क्लियर होती नजर आएगी। तो पहले हम लेंगे कि जो ओपन प्राइस है, ओपन प्राइस सॉरी जो क्लोज प्राइस है 330 की जो प्राइस है वो 915 की प्राइस से ज्यादा थी, तो हम हरा कैंडल बनाएंगे। तो हम अभी पूरे हरे कैंडल्स पे फोकस करेंगे। मान लीजिए एक कोई कैंडल है, उसका ओपनिंग यहां पे हुआ और क्लोजिंग यहां पे हुआ, ये हरी कैंडल है, ठीक है। इसका क्या इंटरप्रिटेशन है? इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि इसमें कोई विक भी नहीं है। अगर आप देखें, ऐसा आइडियली होता नहीं है, बट एक थ्योरेटिकली होता है, कभी कभी, बहुत रेयरली होता है, पर होता है। इसके ऊपर कोई विक भी नहीं है, कोई ऊपर हाई भी नहीं था, मतलब यहां से चालू हुआ और सीधा क्लोज तक ऊपर जाता गया। इसका मतलब यह है इसके पीछे क्या लड़ाई हुई, क्योंकि ये तो लड़ाई का रिप्रेजेंटेशन है। ये आज के बुल्स और बियर की जो लड़ाई हुई उसमें क्या रहा, नतीजा क्या रहा, उसको दर्शा रहा है। तो उसमें क्या रहा कि साहब 9:15 जैसे ही मार्केट खुला, बुल्स ने स्टॉक को खरीदते गए, खरीदते गए, खरीदते गए, नीचे जाने ही नहीं दिया। उस इस पॉइंट से खरीदते गए, खरीदते गए, पूरे दिन भर खरीदी चलती रही और शाम को 3:30 बजे तक खरीदी चलती रही। इसलिए मार्केट में इसके ओपनिंग के सवानों के जो भाव पे खुला था उसके नीचे भी नहीं गया और 330 पे सबसे हाईएस्ट रहा। तो ये होती है मारी बोजू कैंडल, होती है बहुत सबसे ज्यादा बुलिश होती है। मतलब ये तो जो बुल्स थे उन्होंने बियर्स को मौका ही नहीं दिया, पूरी रस्सी खींच के ले गए फिनिशिंग लाइन तक एक झटके में। कोई सवाल ही नहीं कि वो पीछे खींच ले, बस उन्होंने चालू किया और एंड तक ले गए। ये बहुत पावरफुल होती है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर बुल्स आज इतने जोश में थे तो कल भी तो जोश में आएंगे ना। तो ये हम क्यों सीख रहे हैं कि हम प्रेडिक्ट कर सके कल क्या होने वाला है। भाई पूरी स्टडी का ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हम ये आज क्यों देख रहे हैं। आज इसलिए देख रहे हैं कि ये तो बीत चुका, 3:30 बज चुके, इसका कोई फायदा तो है नहीं। इसको देखने का फायदा ये है कि इसका एक अंदाजा लगाएंगे कि हम कल क्या होने वाला है। तो इसमें पहला अंदाजा यह है कि जब बुल्स है उन्होंने खरीदी करते गए, खरीदते करते गए, खरीद करते गए, यहां से यहां तक ले गए, तो उनका जोश एक दिन में तो ठंडा पड़ने वाला है नहीं। अगर आज वो यहां से यहां तक इतनी जोश में लेके गए हैं तो कल भी शायद लेके जाएंगे, परसों भी लेके जाएंगे। तो हम इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आज ऐसी कैंडल बनी है तो आने वाले 1-2 दिन तक मार्केट ऊपर जाने की संभावना है। तो हम अंदाजा लगाना चालू करते हैं कि अगले आने देने वाले 2-1 दिनों में क्या होने वाला। तो अंदाजा यह है कि 1-2 दिन में, 1-2 दिन तक ये ऊपर जाएगा। ये कैंडल हो गई और ये अंदाजा हो गया। दूसरी कैंडल होती है जिसमें हम ग्रीन कैंडल की बात कर रहे हैं। प्राइस चालू हुई और थोड़ा सा नीचे गया प्राइस, फिर ऊपर गई प्राइस और ये क्लोज हुआ, बीच में एक हाई हुई। ये नॉर्मल है, थोड़ा सा वीक ऊपर, थोड़ा सा वीक नीचे। बट अगर ये लंबी कैंडल है तो इसका मतलब भी बुल्स जो हैं काफी जोश में थे। उनका जोश जो है यहां पे ज्यादा है, कैंडल नंबर 1 पे ज्यादा था बिल्कुल। उन्होंने सुबह से शाम तक छोड़ा ही नहीं, खींचते चले गए प्राइस को। इसमें थोड़ा उन्होंने नीचे ऊपर जाने दिया, मतलब यहां से ओपन करके चालू किया, ऊपर तक जाने दिया और प्राइस हल्का फुल्का बियर्स को भी जो है मतलब खींचतान करने का मौका मिला इसमें। तो इसमें जैसे प्राइस नीचे गई, बियर्स ने खींचा, फिर बुल्स ने खींच के ऊपर लाए, फिर ऊपर तक ले गए, खींच के प्राइस ऊपर तक ले गए, फिर बियर्स ने उसको खींच के लाया, क्लोज थोड़ा नीचे किया। पर फिर भी आज का दिन जो है जो बुल्स के फेवर में रहा, तो जो तेजी लाने वाले हैं उनके फेवर में रहा। आज का दिन उनके फेवर में है, तो उनका जोश कल ठंडा नहीं होगा। कल भी 1 या 2 दिन मार्केट ऊपर जाने की संभावना है। तो आज क्या हुआ ये देख के हम 1-2 दिन क्या हो सकता है इसकी एक संभावना लगाते हैं। तीसरा है कि मार्केट यहां पे खुला, फिर बियर्स ने उसको बेचना चालू कर दिया। मार्केट में बेचते गए, बेचते गए
प्राइस नीचे चला गया। फिर बुल्स ने उसको ऊपर उठाया, उन्होंने कहा नहीं नहीं अरे ये तो बहुत नीचे चला गया, अब इसको ऊपर उठाना चाहिए, तो वो फिर खरीदना चालू किया, खरीदते गए ऊपर गया, फिर वो उसको ऊपर लेके चले गए। जब वो प्राइस ऊपर चला गया तो बियर्स ने कहा अरे ये तो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, अब तो बेचते हैं, तो उन्होंने बेचना चालू किया, बेच के वो यहाँ तक लेके आए और यहाँ पे 330 हो गए, गेम खत्म हो गया। फाइनली हमको एक ऐसी कैंडल देखने को मिली जिसकी बॉडी बहुत छोटी थी और विक ऊपर भी बड़ी है और नीचे भी बड़ी है। तो इसमें ये हमको समझ में आता है कि इसमें जो बुल्स थे और बियर थे दोनों जोश में थे, दोनों बराबर की टक्कर में थे, इसलिए न मार्केट ऊपर जा पाया और न मार्केट नीचे आ पाया, मार्केट बीच में अटक गया। तो अब आगे जाने वाले दिनों में क्या होगा, दोनों का जोश बराबर है अभी पता नहीं है, अनसर्टेनिटी रहेगी अगले एक दो दिन तक, बहुत कुछ कह नहीं सकते कि मार्केट ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये हमको थोड़ा सा बाहर रहने की जरूरत है। एक और कैंडल ये है कि साहब चालू हुआ मार्केट यहाँ पे और फिर ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया, कैंडल कुछ इस प्रकार से बनी, फिर मैं कहानी बताता हूं उसकी और फिर इसका इंटरप्रिटेशन बताता हूं। तो मार्केट यहाँ पे चालू हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर बियर्स ने बेचना चालू किया, बेचना बेच के नीचे लेके आया। नीचे कोई विक नहीं बनी है, बहुत छोटी सी कोई विक बनी है, लंबी विक ऊपर बनी है। तो इसका मतलब यह है कि बियर्स अब हावी हो रहे हैं। ये नॉर्मली जब अप ट्रेंड होता है और अप ट्रेंड होने के बाद ऊपर जब ऐसी छोटी कैंडल बनती है और ऊपर की विक जब लंबी होती है, इसका मतलब बियर्स हावी हो रहे हैं, वो मार्केट को ऊपर जाने में दिक्कत करेंगे। ठीक है, तो मार्केट हो सकता है इसी रेंज में अगले दो दिन तक रहे। तो हम सिर्फ कैंडल आज की बुल्स और बियर की लड़ाई को देख के आने वाले कुछ दिनों में क्या होने वाला है इसका प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, जो कि हुमा जी ने डेवलप किया 500 300 400 साल पहले। जब भी ऐसी कैंडल बनाई उन्होंने तो उनको पता था कि अगले दो तीन दिन तक एक बुलिश ट्रेंड रहेगा, मार्केट बढ़ेगा। ये भी एक बुलिश ट्रेंड है, मार्केट बढ़ने की उम्मीद है। जब ऐसा कोई कैंडल बनता है तो कंफ्यूजन का स्टेट है, कुछ कह नहीं सकते, बढ़ेगा भी घटेगा भी कुछ बता नहीं सकते। जब मार्केट दो तीन दिन ऊपर बढ़ जाता है और तब एक लंबी विक के साथ ऐसा कुछ बनता है, इसका मतलब मार्केट में ठहराव आ गया, हो सकता है कि मार्केट नीचे भी जाए। हम अब इसमें अगर प्रैक्टिकल सेंस में अगर यहां देखें तो ये देखिए, यहां पे अगर हम देखेंगे, ये जो है एक लंबी कैंडल बनी, लंबी कैंडल बनी, बड़ी कैंडल बनी, तो बुल्स का दबदबा था, तो अगले एक दो दिन ऊपर जाने की संभावना है, तो दो दिन ऊपर गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल जो है बॉडी छोटी बनी और ऊपर की विक लंबी थी। इसका मतलब ये है कि बियर्स जो है थोड़ा हैवी हो रहे हैं, बियर हावी हो गए हैं, मार्केट थोड़ा सा साइड में जाने की उम्मीद है, तो दो दिन साइड में गया, फिर एक लंबी कैंडल बनी, फिर एक दो दिन ऊपर गया, फिर ये। तो हम कैंडल्स को देख के एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। इसकी पूरी एक डिटेल स्टडी है, हम करेंगे। आज अपना एक ट्रेलर चालू हो रहा है, पर ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझे कि इसके पीछे क्या हो रहा है। बुल्स बियर आपस में हावी हो रहे हैं, तो ये हर दिन की कहानी है। वैसे ही अगर हम उसमें देखें, अगर हम बियरिश कैंडल में देखें, रेड कैंडल में जहां क्लोजिंग नीचे की हो रही है, तो अगर हम रेड कैंडल ले रहे हैं, इसका मतलब जो क्लोज प्राइस है वो ओपन प्राइस से नीचे है। यहाँ पे भाव ओपन हुआ, बियर्स ने उसको बेचना चालू किया, बेचते गए पूरे दिन में बेचते गए, 3:30 तक रुके ही नहीं, पूरा मार्केट में बेचते चले गए, ऐसी लंबी कैंडल बन गई। तो इसका मतलब यह है कि बियर्स पूरी तरह बेचने में हावी थे, उन्होंने बेचते चले गए। अगर वो आज इस जोश में बेच रहे थे तो एक दो दिन तक भी पॉसिबल है कि वो बेचेंगे अपना सामान, मार्केट की नीचे जाने की संभावना है अगले दो दिन। संभावना कह रहा हूं, गारंटी नहीं कह रहा हूं। हम जोशी हैं, हम स्टॉक मार्केट के जोशी है, पर जोशी भी ये नहीं कहेगा कि मेरा लिखा हुआ अटल है, नहीं। वो भी एक अनुमान लगाते हैं कि अगले दो दिन में क्या हो सकता है,
कोई गारंटी नहीं है। अगर जोशी भी बोलेगा तो वो एक अनुमान लगा रहे हैं, एक स्टडी, एक नियमों के हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं कि ये होने की संभावना है। वैसे ही हम स्टॉक मार्केट के जोशी बनने की का प्रयत्न कर रहे हैं कि साहब ये अगर ऐसा दिखा तो अगले अगले 2 दिन में ये होने की संभावना है। प्रॉब्लम कब होती है? जब लोग सोचने लगते हैं कि अच्छा ये होगा, और लोग गारंटी से बोलने लगते हैं कि अगर ऐसा कैंडल है तो गारंटीड ऐसा होगा। जब वो ऐसा बोलने लगते हैं तब वो पैसा गंवाने लगते हैं। तो जब भी हम खुद से भी बात करें, लोगों को भी बताएं, तो हम ये कहें कि साहब ये होने की संभावना है, ऐसा दिख रहा है, ये होने की संभावना है। संभावना ही हम व्यक्त कर सकते हैं, गारंटी नहीं दे सकते स्टॉक मार्केट में। कल की कोई गारंटी नहीं है किसी की, तो हम क्या गारंटी देंगे? तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी रखना है। तो ये अगर कैंडल नीचे गिरता चला गया, ऐसा कैंडल पूरा लाल कैंडल दिखा, तो अगले 2 दिन नीचे जाने की संभावना है। उसके बाद यदि एक लाल कैंडल है, अगेन अगर उसमें थोड़ी सी विक है, नॉर्मल है, पर यदि उसकी बॉडी बड़ी है, अगेन 1 से 2 दिन आगे मार्केट के गिरने की संभावना है। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहां खुला और ऊपर गया, फिर बियर्स ने उसको बेचना चालू किया, मार्केट नीचे गया, यहां से नीचे गया, पूरा गिरता चला गया, फिर ऊपर आया, फिर से रिकवर हुआ। हालांकि बॉडी रेड कलर की बनी, बट छोटी सी बनी, ऊपर नीचे दोनों तरफ विक था। इसका मतलब बुल्स भी जोर लगा रहे हैं, बियर्स भी जोर लगा रहे हैं, दोनों कंफ्यूज्ड है क्या होगा। तो अगले 1-2 दिन का कुछ कह नहीं सकते कि क्या हो सकता है, ये हमारा अनुमान है। फाइनली अगर हम ऐसी कोई कैंडल देखें कि ये चालू हुआ, यहाँ पे मार्केट चालू हुआ, बियर्स ने उसको बेचना चालू किया, बेच बेच के नीचे तक लेके गए, फिर बुल्स ने उसको खरीदा, खरीदते 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 वापस मार्केट को ऊपर लेके आया और यहाँ पे क्लोज हुआ। अब ये इसमें फर्क है, इसकी लोअर विक जो बॉडी के नीचे की विक है वो लंबी है। जब बॉडी के नीचे की विक लंबी होती है तब मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो हम यदि यहाँ पे देखेंगे, तो यदि हम देखें, ये देखिए यहाँ पे अगर हम जूम इन करें यहाँ पे, तो एक बात हमको यहाँ पे दिखती है जो गौर करने वाली है, और ये अगर आप समझ गए, पकड़ में आने लगे आपको, तो आप काफी हद तक मैदान जीत गए। ये देखिए यहाँ पे ये लोअर विक बड़ी है, बॉडी छोटी है, लोअर विक बड़ी है, ऊपर की विक छोटी सी है, लोअर विक बड़ी है। ये लोअर विक ऑलमोस्ट बराबर है, इसकी लोअर विक जो है बॉडी से भी बड़ी है और ऊपर की विक से भी बड़ी है। जब मार्केट नीचे जा रहा है, और नीचे जाते जाते जैसे ही नीचे की जो विक है, जो बत्ती है, वो अगर लंबी होने लगती है, वो बॉडी से बड़ी होने लगती है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट टर्न अराउंड होने वाला है, मार्केट ऊपर जाने की संभावनाएं बढ़ रही है। और उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट ऊपर बढ़ गया। अब जैसे यहाँ पे भी, यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा था 20 जनवरी, 24 जनवरी, ऐसा करते करते यहाँ पे फिर नीचे की विक्स बड़ी होने लगी। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाने की संभावना, ऊपर गया, नहीं सस्टेन कर पाया, नीचे चला गया, पर एक अनुमान लगा सकते हैं। वैसे ही अगर हम देखें टॉप पे, इसमें इतना एविडेंट नहीं है। एक शेयर लेता हूं मैं, लेट्स से इन्फी, इसमें है क्या? नहीं, एक मिनट। हाँ, बजाज ऑटो में कल ही हम डिस्कस कर रहे थे, बजाज ऑटो। ये देखिए कितना एविडेंट है, स्टॉक ऊपर गया, ये ऊपर की विक्स लंबी हो गई, बॉडी छोटी हो गई। इसका मतलब यहाँ पे बियर हावी हो गए, उन्होंने बेचना चालू किया, तभी छोटी बॉडी और ऊपर का लंबा विक है। क्या अंदाजा है? शायद स्टॉक नीचे गिर सकता है, अनुमान है, अंदाजा है, गारंटी नहीं है। हम भगवान नहीं हैं, हम इंसान हैं, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं और अनुमान से बातें कर सकते हैं। कई लोग अनुमान लगाते लगाते भगवान बन जाते हैं और वो वैसे लिखने लगते हैं, फिर वो स्टॉक मार्केट उनको सिखा देता है कि नहीं बॉस, आप भगवान नहीं हो, आप अनुमान ही लगाओ। तो हमेशा एक याद रखें कि आप अनुमान ही लगा सकते हैं, हम गारंटी नहीं दे सकते। तो ये है, तो ये क्लियर है सबको कैंडल स्टिक्स कैसे बन रहे हैं, कैंडल स्टिक्स का एक बेसिक इंटरप्रिटेशन क्या होता है,
जो हुमा जी ने समझा, और भी साइंस है, हम कवर करेंगे आने वाले गुरुवारों को, पर ये साइंस है, इससे तस्वीर बनती, तस्वीर से हम अंदाज लगाते हैं, अंदाजे से हम ट्रेडिंग करते हैं। क्लियर सबको? यस सर। जी बिल्कुल। यस सर। हाँ जी, तो क्वेश्चन आंसर सेशन, फिर अपन क्लोज करेंगे आज का सेशन। कोई क्वेश्चंस? मैं इसका रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, सैटरडे संडे का भी करना है, दोनों अपलोड करके फिर मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप दोनों देख सकते हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों रिकॉर्डिंग आप देखें, एक के बाद एक, पहले संडे का फिर ये, तो उससे एक बिल्टअप होता जाएगा अपना बेस, कैसे उसको हम ट्रेड कर सकते हैं। हाँ तो राज जी बोलिए। सर हाँ, हमारे पास है ना, पहले आधा घंटा नेट नहीं था, हाँ हाँ, तो यूट्यूब में मिल सकता है क्या कल? मैं अभी लोड कर दूंगा, आज पक्का लोड कर दूंगा, मैं संडे का भी लोड कर दूंगा और आज का भी लोड कर हाँ दूंगा। हाँ, जेन्युइन प्रॉब्लम था, इधर लाइट नहीं भी नहीं नहीं था बिल्कुल, और मैं नेट भी लोड नहीं कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल यूट्यूब पे लोड था। कर दूंगा और आज पक्का कर दूंगा दोनों। एक बात बोलने का है, हाँ मैं दूसरा भी लेक्चर अटेंड, दूसरे का नाम नहीं बताता, हाँ, लेकिन मैं अटेंड करता हूँ, लेकिन आपका एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा है और इजी है, तो आई एम सलाम करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ दुबे जी, क्या क्वेश्चन है आपका? नहीं समीर जी, बस ऐसे ही मैं तो अच्छा, जस्ट अनम्यूट किया था, क्योंकि मैं हाँ, तो ऑलरेडी इंग्लिश वाले सेशन अटेंड कर चुका हूँ, बट अच्छा, इच्छा थी कि हिंदी वाले में और ज्यादा कुछ नया देखने को मिलेगा। नया क्या, वही है, भाषा बदल रही है, हाँ बाकी ले दे के देखिए, हाँ। नॉलेज तो है, मतलब मुझे भी क्लास अटेंड करते हुए, क्लास लेते हुए, मतलब मैं भी 20-25 साल से सीख रहा हूँ स्टॉक मार्केट में, जी जी जी। ले दे हाँ के हाँ हाँ। चीजें उसी के आसपास घूमती, बहुत ज्यादा कुछ फर्क होता नहीं है। जी जी। पण सर, माहितीये का, समजवण्याची पद्धत तुमची फार वेगळी आहे, म्हणून थैंक यू सर, फार चांगलं वाटतं. हा, ओके. थैंक यू। ओके, तो कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम आज सभा समाप्त करते हैं, मैं इसको अपलोड पक्का कर दूंगा दोनों, संडे और आज का, आप देखिए आराम से। नेक्स्ट थर्सडे क्लास नहीं है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट थर्सडे फिर से हम करेंगे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में हम कोशिश करेंगे कि 2-3 क्लासेस इकट्ठी कर लें, मतलब वो बहुत ज्यादा ब्रेक ना हो, तो एक बेसिक एटलीस्ट बन जाए सबके। तो या तो हम एक सैटरडे पूरा 3-4 घंटे का ले लेंगे और उसमें कुछ 8-10 टॉपिक कवर करके फिर प्रैक्टिस करने के लिए मैं अब आप लोगों को बता दूंगा कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उस टाइप से कुछ प्लान कर लेंगे, तो मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, तो अकॉर्डिंगली हम करते चलेंगे। तो थैंक यू सो मच आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए। एक थैंक यू वीक का सर। ब्रेक है, उसके बाद फिर हम चालू करेंगे फिर से। मैं बाहर जा रहा हूँ इसलिए। ओके. ओके, ओके, थैंक यू थैंक सो यू. मच। थैंक यू. गुड नाइट. थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।